Hello everyone, myself Dr. Dushyant Pradeep and you're watching me on my YouTube channel that is Dr. Dushyant's Physics Classes. So, लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़े कुछ टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिसमें हमने चार्जेस को डिफाइन किया, चार्जेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, देन वी मूव टूवर्ड्स द कूलम्स लॉ, देन वी डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, find the value of the electric field at a point, and after that we got towards the डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। और जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने डाइपोल की एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी किसी एक पॉइंट के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट on equatorial line. Of dipole. तो ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। तो हम डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे, एट दैट पॉइंट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वुड फाइंड इट्स वैल्यू and how it is related to the value of electric field at a point on the axial line जो हमने निकाला था, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं डाइपोल का इक्वेटर कहाँ है। सो ये आपके पास अगर एक डाइपोल है दैट इज मेड अप ऑफ टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट। सो एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू। इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर इसी लाइन को जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, इसी को अगर हम एक्सटेंड कर दें तो यही बन जाती है एक एक्सिस। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट के ऊपर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए। बच्चे ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया है ए बी, नाउ दिस ए बी इज एक्टिंग एज अ इक्वेटर। ये क्या बन गया अब आपका? ये बन गया बच्चे आपका एक इक्वेटर। तो इस लाइन को कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, तो हम ये जो ए बी लाइन है इसको किसी भी साइड मींस अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, किसी भी साइड अगर हम एक्सटेंड कर ले जाते हैं, तो जहां भी कोई भी एक अगर पॉइंट लेते हैं तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो ये बात समझ आई आपको? इक्वेटर क्या था पता लग गया। चलिए अब डायग्राम बनाते हैं जिसपे हम वो पॉइंट देखेंगे जहां पे हमें इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला, अगेन वी आर गोइंग टू हैव टू चार्जेस which are forming dipole, that is minus q plus q। और हमें पता है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दोनों सेपरेटेड हैं बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच का ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस हो गया भाई आपका 2a डिस्टेंस हो गया। तो मैं इसे ले रहा हूं ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ए पॉइंट के ऊपर चार्ज है माइनस क्यू और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। अब इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं ओ। ध्यान रहे ओ ए जो पॉइंट है, ओ ए जो डायमेंशन है उसकी वैल्यू ए है और ओ बी की डायमेंशन की वैल्यू भी ए है। अब हम क्या करेंगे? इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या ड्रॉप करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉप कर रहा हूं मैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं एक पॉइंट पी से। ये जो पी पॉइंट है, अगर आपको याद होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट पी लिया था जो कि सेंटर पॉइंट से आर डिस्टेंस पे था, बट वो पॉइंट पी एक्सियल लाइन के ऊपर था। किसके ऊपर था? एक्सियल लाइन के ऊपर। लेकिन अब ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है।
तो अब हम देखते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। OP जो डिस्टेंस है यहां पे, दैट OP इज इक्वल टू R। मैंने अभी भी सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लिसिटी रखने के लिए, मैंने अब भी इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ डाइपोल से स्मॉल r ही लिया है। चलिए इस पॉइंट P को अब ज्वाइन कर लीजिए A के साथ और B के साथ। It is simply representable by a small triangle APB। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से, अब APB एक ट्राइंगल बन गई है। इस APB को आप दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। दो बराबर हिस्से मींस जस्ट सिमिलर ट्राइंगल्स। और यहां पर अगर आप ट्राइंगल लेते हो बेटा AOP, तो यहां पे राइट एंगल यहां पे है O पॉइंट पे, और इसी तरह सिमिलरली OPB में भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब आपको पता है whenever you are having a right angle triangle, और इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है A, इस राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कितना है A। दोनों राइट एंगल ट्राइंगल जो मेरे पास हैं, इन दोनों का बेस है AA। क्यों? क्योंकि O जो है वो सेंटर पॉइंट है, और AB का कंप्लीट डिस्टेंस जो है, AB जो कंप्लीट है दैट इज इक्वल टू 2A। तो मैंने हाफ ऑफ कर लिया। अब आपको पता है बेस है, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है भाई आपका OP। अगर OP आपके पास है, OP की वैल्यू R है, तो अब आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हो। हाइपोटेन्यूज कौन कौन है यहां पे? एक हाइपोटेन्यूज है भाई आपका AP, और दूसरा हाइपोटेन्यूज कौन है आपका? एक हाइपोटेन्यूज है AP और दूसरा हाइपोटेन्यूज है आपका BP। वन इज AP एंड अदर इज BP। हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला आपको पाइथागोरस देता है। तो यहां पे आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह सिमिलरली यहां भी सेम ही होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर भी R है, इसका बेस भी A है, और रूट बन जाएगा। तो ध्यान से देखो AP और BP भी बराबर हो गए। ठीक है, तो आपके पास बेस भी बराबर, परपेंडिकुलर भी बराबर, और आपके हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गए। मींस नाउ यू आर हैविंग सिमिलर एज वेल एज इक्वल ट्राइंगल्स। चलिए बात खत्म करते हैं। अब दूसरी चीज हम जो बात करते हैं वो क्या है? वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि फोर्सेस की, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अब हमें। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है तो व्हाट डू आई नीड? आई नीड व्हाट? आई नीड द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अब चलिए बात करते हैं। अब बच्चे सबसे पहले आपको P पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसका मतलब है दो चीजें चाहिए आपको। एक वो पॉइंट जहां से फोर्स लग रही है, वो पॉइंट्स कौन कौन है? वो पॉइंट्स हैं डाइपोल के दो पॉइंट्स। एक है -Q वाला पॉइंट, एक है +Q वाला पॉइंट। एक आ गया, चार्ज मिल गया। दूसरी चीज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, जिस तरह से हमने लास्ट केस में लिया था, पहले मैं A के कारण फील्ड निकालूंगा P पॉइंट पे, फिर मैं B के कारण फील्ड निकालूंगा P पॉइंट पे। ठीक है, देखते हैं क्या है। डायरेक्शंस की बात बाद में करते हैं, टोटल क्या होगा बाद में करते हैं। चलिए सबसे पहले निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ये आपने इसका, इस चीज को आपने साथ साथ में नोट करते जाना है। चलिए अब देखते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना, मैं किस पे निकाल रहा हूं? पॉइंट P के ऊपर। एक है -Q के कारण, एक है +Q के कारण। -Q वाला निकालिए पहले। आपको पता है इट इज 1/4πε0 इनटू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कहां पे है? -Q है, अपॉन
डिस्टेंस का स्क्वायर, ए और पी के बीच में सोर्स चार्ज ए पॉइंट पे है और लगाना कहां है, पी के ऊपर, दोनों के बीच में गैप कितना है, ये रूट वाली वैल्यू, इसका स्क्वायर करना है भाई। इस रूट वाले का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर के साथ रूट कट जाएगा, सिर्फ मेरे पास बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जैसे ये जो है वैल्यू, ये है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, लेकिन फॉर्मूला है इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, जब स्क्वायर लेंगे तो रूट विल बी कैंसल्ड, सो वी गॉट दिस टर्म। ये विजिबल है सभी को, ई माइनस क्यू की वैल्यू पता लग गई कैसे आई है। चलिए अब आपके पास दूसरी चीज आ गई ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू की वैल्यू जब हम लेंगे तो हम यहां पे देख लेंगे कि प्लस क्यू अब बी पॉइंट पे है, बी पॉइंट से पी के बीच का गैप कितना है और बी पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना है। कांस्टेंट वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बी पॉइंट के ऊपर चार्ज कितना है क्यू अपॉन बी और पी के बीच का गैप कितना है उसका स्क्वायर। बेटे ये है आपका गैप, इसका स्क्वायर लेंगे तो सिमिलर वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो यहां तक विजिबल है सभी को। सो वी गॉट व्हाट, वी गॉट ई माइनस क्यू। अब ध्यान रहे लिखा क्या हुआ है मैंने, दोनों वैल्यूज को चेक कीजिए। हियर it is clear from the values of E minus Q and E plus Q that they are equal. They are equal. चलिए एक बात तो हो गई। अब बात करते हैं कि हम इन दोनों के कारण रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। भाई रिजल्टेंट निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हम देखते हैं इनकी डायरेक्शंस क्या हैं। चलिए अब बात करते हैं, अब ध्यान से देखना आपने, अब मुझे मैग्नीट्यूड से, मुझे किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे सिर्फ देखना है कि क्या क्या डायरेक्शंस कैसे कैसे बन रही हैं। सो आई एम गोइंग टू omit all this. I'm just going to have the points which I need here. चलिए अब देखिए, अब यहां पे आपके पास जो ये पॉइंट ए है, जो पॉइंट बी है, ये दोनों आपके फोर्सेस लगा रहे हैं। चलिए देखते हैं पहले ए के कारण फोर्स क्या है। ए के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। दिस इज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, मींस पॉजिटिव है। तो बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया है, whenever there are opposite charges there is no point to think anything else, just the direction of the field will be from a positive charge towards the negative, means P से A की तरफ। so E minus Q जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां से कहां है, P to A। तो मुझे E माइनस क्यू की डायरेक्शन मिल गई है भाई, ये है E माइनस क्यू की डायरेक्शन, ये E माइनस क्यू की डायरेक्शन मुझे मिल गई है, दैट इज फ्रॉम P टू A। चलिए दूसरे की बात करते हैं। अब B जो है, B पे है प्लस और P पे भी प्लस है, लेकिन B के प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है दैट इज मच मोर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू द चार्ज which is even positive but placed at Q। P के ऊपर जो चार्ज है आपके पास, वहां पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के का यहाँ पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम है। मैंने आपको बताया है, लास्ट लेक्चर में क्लियर किया था कि अगर चार्जेस दोनों सिमिलर हो, दोनों पॉजिटिव हो,
तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव हैविंग मोर मैग्नीट्यूड टूवर्ड्स द पॉजिटिव हैविंग लेस मैग्नीट्यूड। तो कहां से हुआ, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू, बड़ा मैग्नीट्यूड किसका है, प्लस क्यू का, वो कहां पे है, वो बी पे है। टू स्मॉल मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड कहां है, पी के ऊपर, ये लीजिए। सो इसकी डायरेक्शन को हम क्या करेंगे, बीपी जो लाइन है उसी को आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो मेरे पास एक बन गया E प्लस क्यू, एक बन गया E माइनस क्यू। अब ध्यान से देखिए, E प्लस क्यू और माइनस क्यू को अगर आप देखते हो, दोनों अब इंक्लाइंड नहीं है, दोनों अब इंक्लाइंड है, दोनों सेम लाइन के अलोंग नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ है, हमने स्टडी किया हुआ है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स का तभी हो सकता है जब हम दोनों के बीच में एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री। हमने समेशन, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टडी किया है, वहां पे अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 या 180 आ जाए तो हम उन वेक्टर्स को सिंपली या तो प्लस कर लेते हैं या माइनस कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मुझे उन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पहले उन वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उन वेक्टर्स को रिजॉल्व, रिजॉल्व करने के मींस है ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना। चलिए ब्रेक करते हैं, बहुत ही आसान है। लेट्स हैव द रेजोल्यूशन ऑफ दीज वेक्टर्स। चलिए अब देखिए, यहां पे हम एक एंगल ले रहे हैं थीटा रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान से, अब पहले मैं E माइनस क्यू को रिजॉल्व करने लगा हूं। E माइनस क्यू को रिजॉल्व करूंगा इस तरह से। E माइनस क्यू रिजोल्यूशन में क्या होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसको अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो वो आपका जो वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, दैट शुड बी लाइक अ डायगोनल इन बिटवीन द टू रिजॉल्विंग वेक्टर्स। जो दो हिस्से हो रहे हैं वेक्टर के, अगर ये मान लीजिए आपके दो हिस्से हैं ब्रैकेट्स दो वेक्टर के, तो इनका रिजल्टेंट बीच में होगा। ए और बी दो हिस्से हैं, दोनों का रिजल्टेंट बीच में होगा। तो मैंने यहां ले लिया E माइनस क्यू का दो हिस्से बनाने जा रहा हूं, एक यहां पे आ गया और एक यहां नीचे आएगा, एक वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो एक हिस्सा हो गया ये पी सी और दूसरा हो गया पी ए। अब आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताया हुआ है द कंपोनेंट। अब यहां देखिए, यहां अगर एंगल थीटा है तो यहां भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। और थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा कंपोनेंट होता है भाई। कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस थीटा कंपोनेंट होता है। सो वी वुड टेक दिस कंपोनेंट एज E माइनस क्यू, ये इसी का एक कंपोनेंट बनेगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर ये देखो, E माइनस क्यू के परपेंडिकुलर ये नीचे कहां है, PO इसका परपेंडिकुलर है, तो PO वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू, बट इट विल बी साइन थीटा कंपोनेंट। ठीक है, क्या किया है मैंने, मैं फिर से इसे रिजॉल्व करके आपको बताता हूं कि मेरे पास बच्चे एक था वेक्टर, ये वेक्टर था, इसको रिजॉल्व करना है मुझे। तो ए हिस्सा ये आ गया और एक हिस्से के परपेंडिकुलर दूसरा हिस्सा ये आ गया। अगर यहां एंगल आ जाता है तो ये वाला हिस्सा इसका हो गया कॉस थीटा कंपोनेंट और ये वाला हिस्सा इसका हो गया साइन थीटा कंपोनेंट। ये मेरी बात समझ में आई आपको। अब दूसरा E प्लस क्यू को भी मुझे ऐसा ही करना है और इसका एक हिस्सा मेरे पास पहले ही बन चुका है, ये वाला थीटा। यहां पे ये ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री है आपके पास। ये थीटा बन गया तो ये थीटा बन गया, तो इसके यहां पे एक कंपोनेंट, ये नीचे वाला जो कंपोनेंट है जो पहले E माइनस क्यू का कॉस थीटा कंपोनेंट है, वो आपके E प्लस क्यू का भी कॉस थीटा कंपोनेंट बन जाएगा, क्योंकि उसका थीटा भी नीचे है बट इसके परपेंडिकुलर अब ऊपर है। क्यों ऊपर है भाई, क्योंकि जो टुकड़े हैं, जो स्प्लिटेड वेक्टर्स हैं, उन दोनों के बीच में आना चाहिए। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये रिजल्टेंट वेक्टर इनके बीच आना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए।
तो ई प्लस क्यू शुड बी इन बिटवीन। तो ई बिटवीन तभी होता है जब एक वेक्टर इधर हो तो और दूसरा वेक्टर इधर। दूसरा कौन है? ई प्लस क्यू। और इस वेक्टर को क्या कहेंगे हम? दिस कंपोनेंट विल बी साइन थीटा कंपोनेंट। ये क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा कंपोनेंट। अब ध्यान से, आपने और कुछ नहीं देखना है यहां पे स्क्रीन के ऊपर, और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ इस सिंपल डायग्राम को देखना। अब आपने सिंपल डायग्राम को देखना है। सिंपल डायग्राम को जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है कि आपके जो कॉस थीटा कंपोनेंट्स हैं, ये देखिए, ये वाले कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स जो हैं, ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग हैं, दोनों एक ही साइड पे हैं। लेकिन जो आपके साइन थीटा कंपोनेंट है, ये वाले, इन दोनों की डायरेक्शन एक लाइन के अलोंग है। कौन सी वाली लाइन? ओपी के अलोंग है। बट दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। क्या है? तो साइन थीटा कंपोनेंट अपोजिट है और कॉस थीटा कंपोनेंट्स क्या हैं? एक ही डायरेक्शन में हैं। व्हेन E minus Q, E plus Q are resolved into their sine and cos components, जब हमने ऐसा किया, it's clear from diagram क्या क्लियर है? कि E minus Q cos theta and A, पॉइंट नंबर 1 बना देना है, and E plus Q cos theta are in same direction or in one direction. ये दोनों कंपोनेंट्स कहां हैं? सिंगल डायरेक्शन में है। नंबर 2, बट देयर साइन कंपोनेंट्स, are in opposite direction. तो बच्चे होगा क्या? क्या होगा? हमने एडिशन पढ़ी है, जो सेम डायरेक्शन में है वो ऐड हो जाते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन वो क्या हो जाते हैं? सबट्रैक्ट हो जाते हैं। अब एक चीज दूसरी भी याद करो, ये हमने ऊपर क्या लिखा है? E प्लस क्यू और माइनस क्यू की वैल्यू क्या है? बराबर है। बेटा जो प्लस हो जाएंगे वो तो ठीक है, लेकिन जो माइनस होंगे दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सो साइन कंपोनेंट्स जो कि एक ही लाइन के अलोंग हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में हैं, वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे। साइन साइन कैंसल। तो रिजल्टेंट कौन बच गया? रिजल्टेंट सिर्फ बच गया आपका कॉस थीटा। और कॉस थीटा की डायरेक्शन कहां है बेटा? देखो, ये देखो, ये कहां से कहां? बी टू ए। ये नीचे से देख के चलो, ये डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कहां से कहां हुई? बी टू ए। अब याद करो, बी के ऊपर कौन सा चार्ज था? प्लस वाला, और इसका माइनस वाला। तो यहां पे जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन होगी प्लस टू माइनस। चलिए अब देखते हैं। देयरफॉर साइन कंपोनेंट्स क्या करेंगे? विल कैंसल out each other, and the cos components will give the resultant. तो अब हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ गया? रिजल्टेंट आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब मुझे बताओ, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी एक्सिस के ऊपर, तो उसे हमने रिप्रेजेंट कैसे किया था? एक्सिस फील्ड वाले को रिप्रेजेंट कैसे किया था हमने? यस स्टूडेंट्स, कौन बताएगा जल्दी से? हमने रिप्रेजेंट किया था ई एक्सिस से। कैसे? ई एक्सिस। और यहां में मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई इक्वेटर, शॉर्ट में ई क्यू। दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस, ऐड करेंगे, दोनों की सेम डायरेक्शन है, ए माइनस क्यू कॉस थीटा। तो बच्चे अब हमें पता है थीटा भी सेम है और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सिंपली क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स किसके? जो हमारे पास वैल्यू है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू सेम है। क्या है वो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड किसकी वैल्यू थी? ये वैल्यू थी आपकी ई प्लस क्यू की और ई माइनस क्यू की। तो दोनों को हमने यहां लिख लिया, इनटू क्या है? कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा मेरे पास आ गया। अब बच्चे हमने क्या करना है यहां पे, ये 2 के साथ इस 4 को कैंसिल मत कर देना। आपने पहले क्या करना है, एज कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है बच्चे ऊपर से डायग्राम से, इन टर्म्स ऑफ आर एंड ए। आपकी डायग्राम यहां पे ले जाइए, यहां पे आपके पास थीटा है, ठीक है, तो थीटा कुछ इस तरह से है आपके पास, ये यहां पे है बेटा इस ट्राइंगल में, दिस इज थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है आपको, परपेंडिकुलर आर है, बेस ए है, ठीक है। तो हम आर ए और एच की फॉर्म में निकाल देंगे किसकी वैल्यू? एच की वैल्यू कितनी है? इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो अब हम क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कौन बताएगा मुझे जल्दी से? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? हरी अप हरी अप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? कॉस थीटा किसके बराबर होता है? वेरी गुड, इट इज बेस। बेस की वैल्यू कितनी आ रही है? ए। बेस की वैल्यू कितनी है? ए। और हाइपोटेन्यूज कितना है? रूट वाली टर्म जो है, इट इज आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। समझ आया? हमारे पास कुछ इस तरह की डायग्राम है बच्चे, ये है डायग्राम। यहां पे दिस टर्म इज थीटा, द हाइपोटेन्यूज वैल्यू इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस इज बेस जो हमने हाफ किया था, ओ था, ये बी था, ये पॉइंट पी था। बच्चे दोनों साइड थीटा सेम है क्योंकि आपका बेस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, हाइपोटेन्यूज सेम है, दिस इज आर। तो जब हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेंगे तो मेरी टर्म ये बन गई। बच्चे ये वैल्यू आपने कहां पुट कर देनी है? इसमें, इक्वेटोरियल में। दिस इंप्लाइज, अब देखो आपकी वैल्यू क्या बन रही है, दिस इंप्लाइज ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू, 2 को मैं काट नहीं रहा हूं, 2 अपनी जगह, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ध्यान से देखना इस चीज को, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, क्योंकि रूट तो कट गया था, इनटू कॉस थीटा की वैल्यू आ गई यहां पे, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे? इसकी पावर कितनी है? अंडर रूट है, अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, ये लीजिए। तो अब देखिए आपके पास, मैं अब सबसे पहले लिख रहा हूं 1, अब मैं सिर्फ एक ही टर्म आपको दिखाई दे रहा हूं, ये देखिए सिर्फ सिंगल टर्म आपने देखनी है, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से, अब न्यूमरेटर में देखिए क्या क्या है, 2 ए को मैं इस तरफ ले आ रहा हूं, इनटू क्यू, इकट्ठा कर दिया मैंने, अपॉन, अपॉन में देखो बेटा, अपॉन में जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है वो सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मींस बेस हो गया सेम। पावर्स को देखो, पहले की पावर है 1, दूसरे की पावर है 1/2, सो 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2, सो वी गॉट पावर 3/2। सो अब मुझे कौन बताएगा कि मेरा न्यूमरेटर किसके बराबर है? मुझे न्यूमरेटर की वैल्यू कौन बताएगा? ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4
4 pi epsilon naught. Who would get the value of numerator for me? किसके बराबर है बच्चे ये? Very good, very good. It is going to be q into 2a, that is the dipole moment p. तो ये वैल्यू कहाँ से आ गई? p की वैल्यू आ गई q into 2a, which is the value of dipole moment. तो आपके पास इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आ गई? E equatorial is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, ऊपर आ गया p अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर आ गई 3/2। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया सभी को? ठीक है, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। लेकिन हमने लास्ट टाइम भी एक केस लिया था फॉर शॉर्ट डाइपोल्स, फॉर शॉर्ट डाइपोल। बेटा जब शॉर्ट डाइपोल होगा तो क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताना, किस चीज की वैल्यू कम होगी? वेरी गुड, वेरी गुड। आर विल बी ग्रेटर देन ए। अगर आर ग्रेटर है तो आर स्क्वायर विल बी मोर ग्रेटर। सो इसका मतलब है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम सिंपली क्या इक्विवेलेंट ले सकते हैं? सिर्फ आर स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं। चलिए ले लो, क्या हो जाएगा? ई इक्वेटोरियल किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे आ गया पी आ गया न्यूमरेटर में अपॉन, बच्चे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या आ गया? आर का स्क्वायर, और बाहर क्या है? 3/2। बेटा जब हम आर स्क्वायर की पावर करेंगे 3/2 तो ये क्या बच जाएगा? मल्टीप्लाई होंगी पावर्स, 2 into 3/2, तो 2 कट जाएगा, इट विल ओनली रिमेन आर की क्यूब। ये समझ आया बच्चे? आर स्क्वायर के साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से तो न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 कट जाएगा। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r का क्यूब। अब कौन बताएगा मुझे एक्सियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी? ये तो इक्वेटोरियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। एक्सियल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन बता रहा है मुझे? एक्सियल वाले की क्या थी? हाँ, वेरी गुड बच्चे। तो यहां आ गया 2p अपॉन r की पावर 3। अब दोनों को कंपेयर कौन करेगा? देखो, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल का केसेस है। फॉर शॉर्ट डाइपोल्स क्या हो रहा है? शॉर्ट डाइपोल्स के लिए ध्यान से देख रहे हो ना? देखो एक्सिस वाली जो टर्म है, एक्सिस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2 टाइम्स ज्यादा है ना? ये 2 टाइम्स है, और यहां पे सिंगल है, ऊपर वाला p है, नीचे वाला 2p है। इसका मतलब है ई एक्सिस जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। बात समझ आई? तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है इक्वेटोरियल से जब दोनों डाइपोल्स सिमिलर हो और दोनों डाइपोल शॉर्ट डाइपोल्स हो। बेटा शॉर्ट डाइपोल्स का मतलब क्या है? जब ए की वैल्यू बहुत ही छोटी हो, ए की वैल्यू बहुत ही छोटी हो और आर का डिस्टेंस कंपैरेबली ज्यादा हो, उस समय एक्सियल जो फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल फील्ड के ट्वाइस होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये बात समझ आई? यहां तक किसी का क्या क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन बताइए अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है यहां तक। तो यहां तक समझ आ गया सभी को? चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल एंड द एक्सियल लाइंस। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ टॉर्क। मीन सिंपली आप कह सकते हो द बिहेवियर ऑफ an electric dipole when it is placed in a uniform electric field. So we'll look at that in the next lecture. Still then, stay with me. Do not forget to subscribe this channel
share this, like this. Thank you, and be updated for the regular classes of 12th and soon following the classes of 10th and 11th physics. Thank you. Have a good bye.